Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Directive Principles of State Policy. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 की वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी. बेटा अब हम वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे जो हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं. प्रमोट करने का मतलब होता है बेटा बढ़ावा देना, और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है आर्थिक समानता. आर्थिक समानता से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब हमारी जो इनकम है, जो फाइनेंसेस हैं, समहाउ वो किस तरीके से मैनेज किए जाएं कि कोई बहुत ज़्यादा पुअर ना रहे. क्लियर है? चलते हैं. तो बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिनका एम होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करना, वो एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी हो. इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब आर्थिक समानता, कोई बहुत ज़्यादा पुअर ना रहे. बहुत ज़्यादा रिच तो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई बहुत ज़्यादा पुअर ना रहे. और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो रिलेट करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी से, उनका उद्देश्य होता है समाज के अंदर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करना, लोगों का, जनता का आर्थिक सामाजिक कल्याण करना. अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा. पहले हैं जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, दूसरे हैं गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरे हैं जनरल प्रिंसिपल्स. तो हमारा पहला टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं. अब बेटा हम वो डायरेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जिससे स्टेट इंश्योर करता है कि हमारी सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, मटेरियल रिसोर्सेज का, लोगों के बीच में सारे लोगों को वेल्थ का इक्वल हिस्सा मिलेगा, मटेरियल रिसोर्सेज में अच्छा खासा पार्ट मिलेगा. हमारी कंट्री में एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेंगे, मतलब सबको नौकरियां मिलेगी, सबके पास अपना काम होगा. मेन हो विमेन हो, उन्हें इक्वल पे दिया जाएगा. आदमी और औरत को उनके काम का एक मेहनताना दिया जाएगा, मतलब कोई डिस्पैरिटी नहीं रहेगी कि भाई औरतों को कम देना है, आदमियों को ज़्यादा देना है, ऐसा नहीं रहेगा. राइट टू वर्क मिलेगा, राइट टू एजुकेशन मिलेगा, सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, काम करने का अधिकार मिलेगा. चैप्टर की शुरुआत में हमने मनरेगा पढ़ा था ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. वो राइट टू एजुकेशन भी है हमारी कंट्री में. 14 साल तक के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है. बेटा जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बीमार हैं, जो किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, सरकार उन्हें असिस्टेंस देती है. जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पर सूटेबल कंडीशन देती है, जहाँ पर वर्कर्स बीमार ना हो, प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ. जो औरतें हैं उन्हें मैटरनिटी रिलीव दिया जाता है. भाई औरत 9 मंथ तक जॉब पे नहीं आ पाएगी तो उसको 1-2 महीने पहले रिलीव कर देते हैं. बहुत बच्चा छोटा होता है तो वो जॉब पे नहीं आ पाएगी तो उसको 3-4-5 महीने की फिर लीव दे देते हैं कि भाई आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए जब आप वापस से ज्वाइन करना. ठीक है, तो वर्किंग वीमेन को मैटरनिटी लीव मिलती है, एक ह्यूमन कंडीशन मिलती है उनको काम करने के लिए. ह्यूमन कंडीशन के सारे वर्कर्स को मिलेगी, मेल हो या फीमेल हो, पर मैटरनिटी लीव किसको ही मिलेगी बेटा? फीमेल को. बेटा एक ऐसा वेज हम सेट करते हैं, मतलब वेज का मतलब होता है मजदूरी. इस तरीके से मजदूरी सेट करती है हमारी सरकार कि भाई एक दिन अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उस दिन की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर पाएगा. अ लिविंग वेज दैट वुड एनेबल वर्कर्स, जो वर्करों को इतना समर्थ कर देगा कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाएंगे और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएंगे. वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है ना. फैक्ट्री इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है. चिल्ड्रन को, यूथ को प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जा रही है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई इनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए. बेटा अब हम गांधीयन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे. बेटा इंडिया को आज़ादी कोई एक दिन में तो नहीं मिल गई थी. हमने बहुत लंबे टाइम स्ट्रगल किया. क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत लंबे टाइम जब हम स्ट्रगल करते रहे तो महात्मा गांधी की ऐसी सोच थी, ऐसे उनके फ्यूचर के लिए प्लान थे कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी कंट्री में लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो.
कुछ जो सोशल इकोनॉमिक आइडियल्स थे उनके, उसमें क्या क्या आता है कि भई विलेज पंचायत बना दी जाएंगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये जो कुछ सोशल और इकोनॉमिक आइडियल्स थे गांधी जी के, उन्हें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी जोड़ा है, और इन्हें कहते ही क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दैट इको द गांधीयन प्रिंसिपल्स आर, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला है, एक मिनट बेटा, जो स्टेट होगा, मतलब जो सरकारें होंगी वो विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करेंगी, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होगी रूरल एरियाज़ में। सरकार ही ऐसी कोशिश करेगी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए सारे बच्चों को, अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल तक का सारा बच्चा, जितने भी बच्चे हैं वो पढ़े लिखें। सरकार ही ये भी स्टेप्स लेगी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, लघु उद्योग। बेटा देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में तो लोगों को काम मिल रहा है, वो एक बात अलग है, पर छोटी इंडस्ट्री जो घर घर के लोग मिलके खोल लेते हैं, पातल धोने बनाना, बीड़ी बनाना जैसे काम, उन्हें सरकार प्रमोट करेगी इंडिविजुअल बेसिस पे भी और कोऑपरेटिव बेसिस पे भी। कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, जिससे कि लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएँ। और बेटा सरकार का ही ये काम है कि वो स्लटर जो होता है, गायों को जो काटा जाता है, बछड़ों को जो काटा जाता है, उसको रोके, एनिमल हस्बेंड्री इसको प्रमोट करे। देखो एनिमल बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, तो इनका प्रॉपर ध्यान रखना, इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ऐसा है बेटा जो कहता है कि गायों का, उनके काफ्स को, उनके स्लॉटर को रोक दिया जाए, ठीक है, और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए साइंटिफिक लाइंस पे। सरकार ये भी कोशिश करेगी कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ जाए, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा ऊपर हो जाए, अच्छा खाने पीने को मिले, अच्छी जगह मिले लोगों को रहने के लिए, सैनिटेशन हो। जो स्टेट है वही प्रमोट करेगा शिक्षा को, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बेटा जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये कहीं हमारी इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम से बहुत दूर थे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे, उनमें ध्यान रखा गया कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को इकोनॉमी का मेन पार्ट बढ़ाएंगे, इन्हें अच्छी एजुकेशन देंगे, इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। देन गवर्नमेंट ही ये भी ट्राई करेगी कि इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, मतलब वाइन, विस्की, शराब, उन सब के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करेगी, ठीक है। ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ, वो ड्रग्स जो हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, उन्हें रोकना भी सरकार का ही काम है। बेटा अब हम जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो रिलेट करते हैं लॉ से एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, कानून और प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। अरे यार चलो, तो कानून और प्रशासन से डील करते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स। इसके अलावा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, मॉन्यूमेंट्स, हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, इंटरनेशनल पीस, पूरे विश्व की शांति और पूरे विश्व की में एक दूसरे से अच्छा तालमेल बना रहे, ये सब काय के अंदर आते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। तो जो हमारे जनरल प्रिंसिपल हैं वो जुड़े हुए हैं कानून से, प्रशासन से, वातावरण से, मॉन्यूमेंट से, इंटरनेशनल पीस, मतलब विश्व में शांति रहे, सारी कंट्री एक दूसरे को समझें। द प्रिंसिपल्स डायरेक्ट द स्टेट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। अब ये जो प्रिंसिपल हैं ये स्टेट को, मतलब सरकार को डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ। कैसी? अब हम देखेंगे। पहला, आप अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। पूरी कंट्री में क्या चलना चाहिए? यूसीसी। जुडिशरी को सेपरेट करो एग्जीक्यूटिव से। इन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के जितने भी मैटर्स हैं उनमें एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट होकर काम करें, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए पूरी कंट्री में, और जुडिशरी सेपरेट रहे एग्जीक्यूटिव से,
इन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज की जहाँ बात आएगी वहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग होकर काम करेंगे। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए। एनवायरनमेंट को सेव करो, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दो, सेफगार्ड दो, ये भी जनरल प्रिंसिपल्स में आता है। हमारे बेटा जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उन नेशनल मॉन्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्शन देनी है, उन्हें भी प्रिजर्व करके रखना है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी ओल्ड एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करके रखो। नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको संभाल के रखो। नेक्स्ट है बेटा, ये हमारी सरकार का सबका दायित्व है, ड्यूटी है कि हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करें, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें, ठीक है। ऑनरेबल रिलेशंस रखें डिफरेंट नेशन से, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करें और अपने जो भी डिस्प्यूट हैं, भले आपके डिस्प्यूट चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, जब तक हो सके उसे पीसफुली रिजॉल्व करें। बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। लास्ट 7 डिकेड्स में हमने देखा बहुत कुछ हो गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो एम हमने रखे गए थे वो पूरे हो गए हैं। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल ने अच्छी तरीके से काम किया है, बहुत सारी ऐसी स्टेप्स ली हैं जिससे हमारी सोसाइटी में सामाजिक, आर्थिक जस्टिस हो सके, न्याय हो सके सबके साथ, सोशल इक्वालिटी आ सके, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सके। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके ऐसा क्या क्या हो चुका है। हमारी कंट्री में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है सारे बच्चों के लिए जो 14 साल तक के हैं। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट पास कर चुके हैं कब, 2019 में, जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट है, 14 साल से छोटे बच्चे फ्री कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है 1992 में। लोकल गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करेंगी, विमेन पार्टिसिपेशन कितना होगा, SC/ST के लिए क्या रिजर्वेशन होगा, इस सब पे प्रॉपर काम हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। विमेन पार्टिसिपेशन को हमने बढ़ाया है, वो भी कहाँ पर, ग्रास रूट लेवल पे। म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, पंचायत के, इन सब में 1/3 सीट्स हमने रिजर्व कर दिए विमेन के लिए। फिर बेटा हम ले आए हैं मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है, जिससे कि हम वर्कर्स को, मज़दूरों को उतना पे कर पाएँ जिससे वो एक डिसेंट लाइफ जी पाएँ। अब इक्वल पे भी मिलता है इक्वल वर्क के लिए, और एक डिसेंट पेमेंट सिस्टम हम लोगों ने तैयार किया है हमारे वर्कर्स के लिए कि भाई इतना तो उन्हें मिलेगा ही। और बेटा इस पे में कंटिन्यूसली रिवीजन भी होता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है इसको हम बढ़ाते हैं। और प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं कि गरीबों को फ्री लीगल एड दी जाएगी, मतलब अगर वो लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फ्री लीगल एड दी जाएगी। रिजर्वेशन दिया गया है सोशली एजुकेशनली वीकर सेक्शंस को। SEBC मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन आरक्षण SEBC को दे दिया है। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिल गया है। पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पास ही रिजर्वेशन था, पर अब गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SC/ST के साथ SEBC को भी रिजर्वेशन मिलेगा। लॉज पास हो गए हैं, ऐसे कानून पारित हो गए हैं जिससे बेटा हम ज़मीन किसको भी देंगे, लैंडलेस फार्मर्स को, वो किसान जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है उसको भी ज़मीन दी जाएगी। ऐसे कानून भी बन गए हैं। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, रूरल गांव वाले एरिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं, जैसे मगनरेगा या मनरेगा बोल दो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आ गया है, NRLM आ गया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आ गया है ना। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी की, कोशिश की कि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। फिर भी हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है।
रिलेटेड टू पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी बेटा हमारी सोसाइटी में ना ही तो सोशल इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ में नहीं है, रिच बहुत ज़्यादा रिच हैं, पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हैं। इसलिए और कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे इंडियंस को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाएँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म कर पाएँ, है ना, लोगों का एक अच्छा जीवन हो, आर्थिक असमानताएं ख़त्म हो जाएं। एफिशिएंट कोऑपरेशन सरकार और लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है ना, तभी इंडिया एक ट्रूली वेलफेयर स्टेट बन पाएगा। See you in time ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section.